आप ना जानते हो पास्ट लाइफ के बारे में, कोई बात नहीं, आपको नहीं विश्वास, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी बैलेंस शीट तो क्लियर करनी होती है। तो टाइम इसका मतलब लीनियर नहीं है, साइक्लिक है। हाँ, निर्भया केस हुआ था, इतनी बुरी मौत, इसके इतने खराब कर्म थे क्या? कर्म सिद्धांत एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। किस जन्म में आपने क्या किया और वो किस फॉर्म में आपको वापस मिलेगा आप नहीं जानते। तो रॉबर्ट शॉर्ट्स हमको ये भी बताते हैं कि कुछ सोल्स होते हैं वो लाइट वर्कर सोल्स होते हैं, तो वो एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ ठीक है, ये मेरे साथ होगा, और इससे बहुत लोगों की चेतना जागेगी। देखिए, जब आप खाना बना रहे हैं और आप उसका विज्ञान भी समझ रहे हैं, तो आप सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी को नरिश नहीं करें, मैंने अन्न में कोश को नहीं करें, आपने सुंदर भाव से बनाया, आपकी इमोशनल बॉडी भी नरिश हो गई, और आपने उसके विज्ञान को समझकर बनाया, आपकी मेंटल बॉडी भी नरिश हो गई। हम किसी की फ्रीडम को रिस्पेक्ट नहीं करते। हस्बैंड वाइफ में भी चाहे कपल का केमिस्ट्री ठीक ठाक हो, बट कहीं ना कहीं वुमन की फ्रीडम को दबाया जाता है। हमको दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की आदत है, तो इस तरह से नहीं होता ना, वो बैलेंस शीट वो नहीं होती। आपने कुछ किया है तभी आपके साथ वो हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इससे पहले कहाँ मेरी जान जाएगी, कयामत के रोज ही उसकी हाँ आएगी। तुमने तो एक सांस में कह दी अपनी बात, मेरी हर एक सांस एक कहानी सुनाएगी। स्वागत है आपका मेरी कलम के नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम जो किताब लेकर आए हैं, उस किताब में कहानी है। कहानी ध्यान की, अध्यात्म की, कहानी एक पीएसएसएम मास्टर की। किताब का नाम है ध्यान करने से होगा क्या, और लेखिका हैं डॉक्टर काजल तहरी जी, जो डीयू में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर काजल तहरी मेरी कलम के सीज़न 1 में भी आई थी, और उन्होंने अंग्रेज़ी की जो किताब लिखी है उसे हमने फीचर किया था। इसका नाम है एंड आई थॉट ओनली मॉन्क्स कुड मेडिटेट। ये जो हिंदी की किताब है ध्यान करने से होगा क्या, ये किताब उनके लिए तो है ही जो नए नए ध्यान में आए हैं या आना चाहते हैं, ध्यान शुरू करना चाहते हैं, लेकिन विशेष रूप से, जैसा मैंने एपिसोड में भी कहा है, उनके लिए भी है जो ध्यान प्रचारक हैं, ध्यान का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं कि कैसे और क्यों उनको ध्यान की यात्रा शुरू करनी चाहिए। ब्रह्मऋषि पत्री जी एक बात कहते थे, उनसे किसी ने पूछा एक बार कि ये रामायण महाभारत की कहानी हैं, ये सच में ये पात्र थे या किसी लेखक की कल्पना है? ब्रह्मऋषि पत्री जी ने उत्तर दिया कि उन कहानियों को कहानियों की तरह लेकर उनसे शिक्षाएं लो और अपने जीवन में उतारो, ये मुख्य उद्देश्य है, ना कि ये फिजूल से प्रश्न कि वो कल्पना हैं या वास्तव में वो घटनाएं हुई हैं, वो पात्र थे या नहीं। आप ये एपिसोड एंजॉय कीजिए और किताब पढ़िए, ध्यान करने से होगा क्या। चलिए बात करते हैं काजल तहरी में। शुरू करें। नमस्ते काजल मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी कलम में। सीज़न 1 में आप आए थे एंड आई थॉट ओनली मंक्स कुड मेडिटेट, इस बुक के साथ आपने एक और किताब लिखी है ध्यान करने से होगा क्या, जो एक कह सकते हैं लघु उपन्यास है और स्टोरी फॉर्म में है। तो रश्मि और सुनील की कहानी है और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है, और उसमें पत्री जी आते हैं, उसमें पीएसएसएम आता है, उसमें बहुत मास्टर्स आते हैं, ओशो भी आते हैं, तो मतलब कि ये एक बहुत क्यूट खिचड़ी है मैं कह सकती हूँ। मैंने मतलब पीएसएसएम एसोसिएटेड ऐसी एक भी किताब नहीं देखी थी जो एक स्टोरी फॉर्म में हो, और स्टोरी फॉर्म में होके भी पत्री जी के इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्टिल्ड फॉर्म में रख के इतने सिंपल वे में। जैसे कई बार ध्यान प्रचार जो कर रहे होते हैं उनको कभी कभी चैलेंज आता है कि जो नए नए ध्यान में जुड़ रहे हैं, हल्का सा एक अंदर से रिस्ट्रिक्शन है, जुड़े नहीं जुड़े हैं ध्यान से, ध्यान करने से होगा क्या।
तो मुझे ये किताब उनके लिए ज़रूर लगी कि ध्यान प्रचारकों को अपना एक मटेरियल रखना चाहिए, ये प्रचार में बहुत हेल्प करेगा। आपने स्टोरी फॉर्म में क्यों लिखा इसको? ये भी एक कहानी है। जब मैंने अपनी पहली बुक लिखी, व्हेन, जो बुक का टाइटल था एंड आई थॉट ओनली मंक्स कुड मेडिटेट, मुझे ऐसा लगा कि जो लोग इतने इंग्लिश पढ़ने में इतना उनको मज़ा नहीं आता, या वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है इंग्लिश पढ़ने में, तो क्या उन तक ज्ञान नहीं पहुंचना चाहिए? ज्ञान की तो ये प्रवृत्ति है कि वो सब तक पहुंचना चाहिए, उसी तरह से जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तो ऐसा सोच मेरे मन में उठा, और उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, मैं इस किताब को ट्रांसलेट कर देती हूँ हिंदी में। लेकिन हुआ क्या कि मैंने ट्रांसलेशन शुरू की तो वो मज़ा ही नहीं आया, वो बात ही नहीं आ रही थी, टाइटल में भी तक वो बात नहीं आ रही थी। तो क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ध्यान करते हैं, तो पार्क में चलते चलते हम लोग बात कर रहे हैं कि मैं इस बुक का क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा इसको ट्रांसलेट करने में। तो उनको ये इंट्यूशन आई कि ये बुक ट्रांसलेट नहीं होगी, ये एक नई हिंदी में किताब आएगी। और मेरे लिए बड़ा वो रिलीविंग मोमेंट था कि हाँ ठीक है, अब ये अपनी फ़्लो में जाएगी। हर चीज़ का अपना फ़्लो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का अपना फ़्लो था, और जब मैंने हिंदी में इस कहानी को बताना चाहा तो उसका अपना फ़्लो बना, वो एक नया फ़्लो बना। मतलब मुझे वो बिल्कुल भी पुरानी किताब से उसके जैसी है, लेकिन जैसे बहुत डिस्टेंट कज़न्स होते हैं, थोड़े एक जैसे होते हैं, तो कुछ ऐसी नई ये किताब बन के आई। तो मेरा आइडिया यही था कि हमेशा मुझे कहानियाँ बहुत इंटरेस्ट करती हैं। कहानियाँ एक बड़ा पावरफुल व्हीकल हैं बात कहने का। अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं तो मुझे लगता है कि आप चेंज मेकर्स में है वर्ल्ड के। तो आप स्टोरी के ज़रिए बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हैं, बहुत आसान शब्दों में। तो मेरा पूरा कोशिश यही थी कि मज़ा भी आए, ज्ञान भी मिले, और अंदर भी जाए, भीतर तक उतरे। तो शायद ये लघु कथा, आप जो भी कहें इसको, लघु उपन्यास, तो इसने वो सब क्राइटेरिया को मेरे ख्याल से फुलफ़िल किया। मैम, सुनील और रश्मि के जो किरदार हैं, उनके 2 बच्चे हैं, आशु और आदि। तो इसमें जब बच्चे इंट्रोड्यूस होते हैं तो बच्चों के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। तो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग वाला पोर्शन भी कवर किया है कि पेरेंटिंग यदि स्पिरिचुअल हो तो पेरेंट्स भी ग्रो करेंगे, बच्चे भी ग्रो करेंगे। तो इसके ऊपर इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करोगे आप? जी, ये आपने जो क्वेश्चन पूछ लिया, इसके ऊपर तो एक पूरी किताब हो सकती है। खलील जिब्रान का एक कोट मुझे याद आ रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि आपके बच्चे आप से नहीं आते, आपके द्वारा आते हैं। हम अपनी लाइफ में कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो चाहते हैं अच्छा मेरा बेटा इंजीनियर बने, अच्छा मेरा बेटा डॉक्टर बने, और वो वही बने। अभी आज ही सुबह मैं एक स्टोरी पढ़ के आ रही हूँ, रियल लाइफ स्टोरी, जिसमें कि एक बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट था फिज़िक्स में, और उसका IIT खड़गपुर में हुआ, उसने लिया फ़िज़िक्स। लेकिन उसके पेरेंट्स इतने डिसअपॉइंटेड थे कि आपका फ़िज़िक्स में कौन पढ़ता है, आप इंजीनियरिंग करो IIT से, इंजीनियर्स की इस दुनिया में वैल्यू है। वो बच्चा इतना डिसअपॉइंट हो गया कि उसने IIT खड़गपुर को छोड़ा, उसने ट्रांसफ़र लिया IIT बॉम्बे में, और साथ ही साथ उसने इंजीनियरिंग की नॉर्मल। तो कौन डिसाइड करता है ना किसी को क्या करना चाहिए? हम होते कौन हैं? अगर ये एक छोटा सा कोट हम समझ लें कि आपके बच्चे आपके थ्रू आते हैं बस, और आपका क्या रोल है एज अ पेरेंट? उनको कंट्रोल करना, उनको मारना पीटना, उनको ज़बरदस्ती खिलाना नहीं। योर रोल इज़ टू लव योर चाइल्ड। आप सिंपली अच्छी अपब्रिंगिंग दीजिए और आप प्यार दीजिए। ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें भी हैं। सो ये छोटी सी बात हम समझ लें, मुझे लगता है इस दुनिया का फेस ऑफ द वर्ल्ड चेंज हो जाएगा अगर आप अलाउ करें उस बच्चे को एक फूल की तरह ग्रो करने के लिए। फूल के पेटल्स को आप ज़बरदस्ती क्रश करें, ज़बरदस्ती शेप देने की कोशिश करें, वो बेकार ही हो जाता है इन द प्रोसेस। तो एक फुलफिल लाइफ जीने के लिए आज की डेट में जो बच्चे आ रहे हैं, हम बात करते हैं 5D अर्थ की, तो ये जो बच्चे आ रहे हैं, ये हम समझ जाएं इस बात को कि वो अपना प्लान लेकर आए हैं। आप सिर्फ एक फैसिलिटेटर हैं, आपके थ्रू वो आए और आप उनको खाना टाइम पर दीजिए, आप उनको बहुत सारा प्यार दीजिए,
बाकी तो वो अपना शेप लेता रहेगा, अपने समय से वो फूल खिलता रहेगा। उसको ज़बरदस्ती आप रोज़ को मैरीगोल्ड बनाने की कोशिश ना करें। तो ये मुझे लगता है स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के लेसन्स कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से भी इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो क्योंकि हम पेरेंट्स जनरली बहुत कंट्रोलिंग होते हैं। हमारी एक आइडिया है कि अच्छा हाँ ये बहुत हॉट प्रोफेशन है, इसमें पैसा बहुत है, अंधा पैसा है इसमें, तो हम अपने बच्चों को वहीं पर झोंक देते हैं। सो मतलब अब मुझे तो आज की डेट में सोचती हूँ तो लगता है कि हम सब क्रिमिनल्स रहे हैं जो हमने इन यंग सोल्स के साथ किया, इन ब्यूटीफुल सोल्स के साथ किया। सोल्स सभी सुंदर होती हैं, लेकिन हम अपने आइडियाज़ उन पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर सारे के सारे मुझे लगता है देखिए आप प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। इनफैक्ट उससे ही पहले प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब आप सेक्सुअली कंसीव करते हैं उस बच्चे को, वहीं से शुरू हो जाती है प्रॉब्लम। बट खैर अगर आप यहाँ पर भी समझ आएँ कि बच्चों के साथ आप सुंदरता से बिहेव करें, और सिर्फ बच्चे को चीज़ देना इज़ नॉट लविंग द चाइल्ड, कि जो उसने मांगा उसको दे दिया, नहीं। लविंग इज़ जस्ट एक्सेप्टिंग। एनवायरनमेंट दीजिए ग्रो करने का, ग्रीन्स में जाइए, खुले में जाइए, खूब हंसी मजाक कीजिए, एग्जाम्पल बनिए अपने बच्चे के लिए कि एक अच्छा पेरेंट क्या होता है, एक लवर क्या होता है, एक अच्छा वर्कर क्या होता है। ये सारे पेरेंट एग्जाम्पल्स जो हैं हम बच्चों को बोल बोल के सिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑलवेज एग्जाम्पल्स आर कॉट, दे आर नेवर टॉट। आप उनको कैच करते हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स वैसे जी रहे हैं, आपके आसपास के लोग वैसे जी रहे हैं। तो अगर हम ये छोटी छोटी बातें, मतलब ये बातें छोटी हैं नहीं एक्चुअली, सूत्रों के फॉर्म में मैंने इस कहानी की फॉर्म में इनको बांटने की कोशिश करी है, क्योंकि तभी आपको वो आपके भीतर तक उतरेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसमें अपनी गलतियाँ भी नज़र आएंगी, आपको उसमें अपनी फीलिंग्स तो नज़र आएंगे, साथ में आपको जो आपने कुछ अच्छा किया है लाइफ में वो भी आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में हम समझ जाएं दैट स्पिरिचुअल पेरेंटिंग इज़ द वे। उसके अलावा जो हम कर रहे हैं वो पेरेंटिंग है ही नहीं, वो सिर्फ मार पीट के, इम्पोज करके, ज़बरदस्ती करके वो पेरेंटिंग है ही नहीं, वो फेलियर है। और वो फेलियर सिर्फ उस बच्चे का और उस पेरेंट का नहीं है, वो पूरी अर्थ का फेलियर बन जाता है। क्योंकि ये बच्चे फ्यूचर हैं, दे द फ्यूचर ऑफ दिस प्लैनेट। तो आप उनको क्या दे रहे हैं? क्या आपकी धरोहर क्या है? सम मोर लैक्स इन योर बैंक अकाउंट, अ बिगर कार, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो उनको हम असली धरोहर दें, गुड वैल्यूज़, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, ऐसा मुझे लगा। आपने भी 5D बोला, 5D का क्या कॉन्सेप्ट है? 5D माने फिफ्थ डायमेंशन। ये एक वाइब्रेशन है, जैसे आप और मैं हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक वाइब्रेशन पे हैं हम। अगर हम यहीं झगड़ा करना शुरू कर दें तो वो एक लोअर वाइब्रेशन हो जाएगी। लेकिन हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हम इस प्लैनेट को बेहतर बनाने की बात सोच रहे हैं, हम एक हायर वाइब्रेशन में हैं इस समय। तो ये जब आप लेने की बजाय, छीनने के बजाय, जब आप बांटने की वाइब्रेशन में आ जाते हैं, जब आपको लगता है अच्छा पैसे नहीं मिले कोई नहीं, मुझे किताब लिखनी है, मैसेज सब तक जाना चाहिए, ना बने इतने पैसे पर मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, तो आप ये गिविंग की उसमें आते हैं। आप फिफ्थ डायमेंशन, ये एक काइंड ऑफ थिंकिंग है, कॉन्शियसनेस है, कोई जगह नहीं है ये। आप देने के भाव में आ जाते हैं, बांटने के भाव में आ जाते हैं, क्षमा के भाव में आ जाते हैं, करुणा के भाव में आ जाते हैं, अनकंडीशनल लव के भाव में आ जाते हैं। तो ये एक 5D एक काइंड ऑफ थिंकिंग, एक काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो उसमें आप आना शुरू हो जाते हैं जब आप ध्यान के साथ जुड़ते हैं। ये ख्याल भी आना कि आप ध्यान में आए, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ गेटिंग इनटू थिंग्स। मैम जैसे अभी स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का जब आप आंसर कर रहे थे तो आपने बताया कि फिज़िकल जो वर्ल्ड में दिखता है, जब पेरेंट्स उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो फिर बच्चों पे भी वही चीज़ थोपते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का खुद भी स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। सुनील और रश्मि, अगेन जो कमिंग टू द कैरेक्टर ऑफ द बुक, तो इनके बीच में एक बैलेंस है, एक इक्विलिब्रियम है, एक सामंजस्य है। तो जो संसार में निर्वाण का जो कॉन्सेप्ट है पत्री जी का, वो उसको आप मतलब कैसे देखते हो? कि अदरवाइज़ आज काफ़ी ऐसे स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं जो
नहीं नहीं नहीं, स्पिरिचुअलिटी मतलब कि अब शादी नहीं करनी, सेलिबेसी, ठीक है, वो भी एक मार्ग है, बट संसार में रहते हुए कैसे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं? ये भी आप मुझसे आज जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं इस पे नई किताबें बनेंगी। आज का ये जो सेशन हमारा चल रही है एक मोटिवेशन है मेरे लिए। तो ये हम सबकी लाइफ में स्टेजेस आती हैं, एक ही लाइफ में नहीं, कई लाइफ टाइम में स्टेजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल जब मेरा ही स्पिरिचुअल पाथ शुरू हुआ था तो वो ये था, छोड़ दो, कोई पॉइंट ही नहीं है इन सब चीज़ों का, इनसे ऊपर उठो। तो वो इनिशियल स्टेजेस थी, लेकिन उसके बाद ऐसा समझ आया कि क्यों छोड़ो, एन्जॉय लाइफ। ये जो भगवान ने इतनी सुंदर पृथ्वी बनाई है, इतने सुंदर फूल बनाए हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत टेस्टी खाना बना सकते हैं, आप उनको एंजॉय नहीं करोगे, वो किस लिए बनाए हैं? तो वो किस लिए क्रिएट किए गए हैं? आप ये एक उपनिषद में एक वाक्य भी आता है, रसो वैसह, माने संसार रस है, भगवान रस स्वरूप है, आप उस रस को एंजॉय कीजिए। लेकिन जस्ट जो बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है उसको हम समझ लें, तो आप उसके बीच, आप उस स्वॉर्ड की धारा पे चल रहे हैं, आप रेजर एज जिसको बोलते हैं, आप उस पर चल रहे हैं, उस पर चलिए ना, एंजॉय कीजिए हर चीज़ को, एक्सेस मत कीजिए, एंजॉय कीजिए हर चीज़ को, लेकिन किसी चीज़ को एडिक्शन मत बनाइए, किसी चीज़ को आदत मत बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल लोग किताबों को भी एडिक्शन बना लेते हैं, स्पिरिचुअल किताबों को एडिक्शन मत बनाइए, हर चीज़ को से ना ज्ञान ग्रहण कीजिए, लेकिन ज़्यादा एडिक्शन में मत पड़िए, बांटिए, ज्ञान बांटिए, ध्यान बांटिए, सब कुछ बांटना सीखिए। तो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी एक दूसरे को स्पिरिचुअली हेल्प करती हैं ग्रो करने में। सेलिबेसी ठीक है, एक पाथ है, बट मिडिल पाथ की अगर बात करें तो हमें ये संसार में रहते हुए निर्वाण पा सकते हैं। आपने अभी बोला जर्नी है, सिर्फ इस लाइफ टाइम की नहीं, मैनी लाइफ टाइम्स की। तो मैनी लाइफ टाइम्स का मतलब आप प्रीवियस लाइफ एंड आफ्टर लाइफ में भी मानते हैं। तो जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो लीनियर नहीं है। अगेन ये लगभग ये वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि टाइम को लेके जब 5D में बात की तो 4D 5D टाइम एंड स्पेस, तो टाइम इसका मतलब लीनियर नहीं है, साइक्लिक है, बर्थ रीबर्थ, बर्थ डेथ रीबर्थ, बर्थ डेथ रीबर्थ। तो ये आपकी एक, आपने अभी हमारी बात हो रही थी, ब्रायन वीस का जिक्र किया था शूट से पहले। तो ब्रायन वीस की किताब है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स वो शायद पहली किताब थी जो मेरे नज़र जिस पर रुक गई। तो उस समय तो मेरे कोई स्पिरिचुअलिटी दूर दूर तक मेरी लाइफ में नहीं थी, बहुत साल पहले की बात है। लेकिन पढ़ के बहुत फैसिनेटिंग लगा कि अच्छा, वही लड़की थी, उसका लवर ये पिछली लाइफ टाइम में भी था, इस बार कोई और रूप लेके आया, ये उसी डॉक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है जो उसका पास्ट लाइफ टाइम में लवर था, और एक लाइफ टाइम में उसने उसका कत्ल भी किया था। तो ये इससे एक बात ही समझ आती है, आप ना जानते हो पास्ट लाइफ के बारे में कोई बात नहीं, आपको नहीं विश्वास कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी बैलेंस शीट तो क्लियर करनी होती है। उस इंसान के साथ जिसके साथ आपने कुछ गलत किया, फिर उसके साथ आप यहाँ इस लाइफ टाइम में आके प्यार में पड़ गए, जो कुछ भी, आपको अपनी बैलेंस शीट्स क्लियर करनी पड़ती हैं। मुझे लगता है पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, कोई भी लाइफ ले लीजिए, इसका यही पूरा मतलब है, टू क्लियर योर बैलेंस शीट्स। अब सब बैलेंस क्लियर हो गए, अब कुछ लेना देना नहीं है, अब जब मिलेंगे प्यार से हाई करेंगे एंड दैट्स इट। मैम क्योंकि मैं कॉमर्स की फील्ड से हूँ, तो बैलेंस शीट की जो एनालॉजी है ये मुझे समझ भी आई, अच्छी भी लग रही है, थोड़ा दर्शकों के लिए भी। बैलेंस शीट कर्मा की, बैलेंस की, क्या उसको थोड़ा एक बार ब्रेक डाउन करोगे? यही कि जो आपने किसी के साथ गलत किया, देखिए कोई नई बात नहीं बता रही आपको, ये बात जीसस ने भी बोली थी, एज यू सो सो यू रीप। तो हमको दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की आदत है, तो इस तरह से नहीं होता ना, वो बैलेंस शीट वो नहीं होती। आपने कुछ किया है तभी आपके साथ वो हो रहा है, ये बात समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको लगता है कि आप तो बिल्कुल परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वो हो सकता है आपने अभी नहीं किया हो, लेकिन पहले आप करके आए हो। छोटी से छोटी चोट भी आपको यूँ ही नहीं लगती, छोटी से छोटी ठेस भी आपको यूँ नहीं पहुँचती। कल ही मैं ट्रैफिक जैम में बड़ी बुरी तरह से फंसी थी,
और मुझे याद आ रहा था वो वाक़या जब मैंने लोगों को बहुत टाइम डिले कराया। मैं थोड़ा आराम से निकलती हूँ घर से, थोड़ा-सा ये इश्यू है। तो मतलब आप समझें तो यूँ ही आप नहीं फँस रहे। कुछ भी यूँ ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी यूँ ही नहीं हो रहा है। इट्स ऑल क्लियरिंग ऑफ योर बैलेंस शीट्स, बैलेंसिंग ऑफ योर बैलेंस शीट्स। ऐसा मुझे स्पिरिचुअलिटी में ही समझ आया है। क्या बात है बैलेंस करने का मैम? जैसे अकाउंटेंट को बुला सकते हैं, मैं अगेन कॉमर्स फील्ड से हूँ तो अकाउंटेंट को बुला दिया, उसने बता दिया लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स का सार, बट कार्मिक अकाउंट कैसे बैलेंस होगा? देखिए वो तो हो ही रहा है। आपको पता है नहीं पता, सारे कर्मास तो आप एक लाइफ टाइम में बैलेंस कर नहीं सकते, बिकॉज दैट इज़ अ ह्यूज बैगेज। कुछ कुछ को आप बैलेंस करते रहते हैं, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, ये बीमारी हो गई, जा ही नहीं रही, ये एकदम से पैसे कैसे मिल गए इतने। तो आपका वो बैलेंस हो ही रहा है कॉन्टिन्यूसली। लेकिन जब आप कॉन्शियसली जब बैलेंस करते हैं, जब आप अभी आज की डेट में आप बैलेंस करें, तो मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कल एक्सेप्ट किया, ठीक है मुझे मैं यहाँ पर 1 घंटे से फंसी हुई हूँ, एंड आई एक्सेप्टेड दैट ग्रेसफुली कि मैंने ही किया है, मैंने ही लोगों को बहुत वेट कराई है, मुझे करना ही पड़ेगा। मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। तो एक्सेप्टेंस इज़ द की। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, जितना ही बुरा हो रहा हो एक्सेप्ट कीजिए, ध्यान कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। पर हम नए कर्म भी बना ही रहे होते हैं। तो अच्छे कर्म बनाएंगे ना, बुरे ही क्यों बनाएं। अच्छे कर्म बनाएंगे, अच्छा अपना फ्यूचर और अपना कमिंग लाइफ टाइम्स, कमिंग डेज, कमिंग वीक्स, ईयर्स, उनको खूबसूरत बनाएंगे। वाई बैड ओनली। जी मैम, आपने जैसे अभी हम मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स से लॉ की अभी आपने पेरेंटिंग की बात की ना, आपने कहा हम क्रिमिनल हैं कहीं ना कहीं बच्चों के लिए। क्राइम की बात, तो क्राइम तो वो है जो कोई लॉ तोड़ेगा। हमने स्पिरिचुअलिटी के लॉ तोड़े तो देखा जाए तो हम स्पिरिचुअल क्रिमिनल्स हुए। स्पिरिचुअलिटी के लॉज में लॉ ऑफ कर्मा को तो जैसे जिक्र किया, लॉ ऑफ चॉइस भी आता है कि हर चीज़ चूजन है। तो बुक में भी जैसे कई बार कुछ बीच में ऐसे इंस्टेंसेस आए स्टोरी के ग्राफ में, जब ऐसे ये आपने मैसेज देने की कोशिश की कि हाँ हमने चुना है, हमारी आत्मा ने इस जीवन की यात्रा में 100 चीज़ें चुनी है जो भी हम आज गो थ्रू कर रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ चॉइस का क्या कॉन्सेप्ट है? चॉइस हमेशा हमारे पास होती है। ये आज की बात नहीं है, कई मास्टर्स ने हमको बताया। जैसे शेक्सपियर बोलते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। ये करना है नहीं करना, ये होना है नहीं होना, दैट्स द क्वेश्चन। चॉइस तो हर क्षण में आपके पास है। ये जब मैंने किताब के मुझे जब लग रहा था मुझे करना चाहिए, तो तब भी चॉइस थी कि मुझे ट्रांसलेट करनी है नहीं करनी, दोबारा कौन झंझट में पड़े, ये भी एक चॉइस थी। तो चॉइस तो हमेशा हमारे पास होती है। हम कोई भी एक शब्द भी बोल रहे हैं, वो भी आप चॉइस, आप उसको चूज़ कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आप बेहोशी में बोलते जाते हैं, तो जब आप होश में आ जाते हैं तो तब आपकी चॉइसेस का मायने बदलने शुरू हो जाते हैं कि गलत नहीं निकलना चाहिए मुँह से, गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। होश में आना एक बहुत क्रांतिकारी स्टेप है आपकी जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, कि बस अब ये बहुत कर लिया हमने पास्ट लाइफ टाइम्स में, अब फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये जब आप होश में आते हैं तो गेम पलट जाती है। होश और बेहोशी का मतलब कि बेहोशी में बोलने से तो मैं समझ रहा हूँ बिना सोचे बोलना। हाँ, बिना सोचे समझे मुंह से निकल गई, गाली दे दी, निकल गई मुंह से, पता थोड़ा ना चलता है। आप कभी किसी दो फ्रेंड्स को आपस में बात करते देखिए, वो अब्यूजिव वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, किसी का कोई आइडिया नहीं है कि वो इतने गंदे वर्ड्स बोल रहे हैं, बट वो बोल रहे होते हैं एज अ मैटर ऑफ हैबिट एंड चॉइस ऑल्सो। दोनों ही चीज़ें आप चूज़ भी तो करें उस मोमेंट में वैसे बात करना। तो चॉइस तो आपके पास हर क्षण रहती है। आप लेकिन चॉइस भी तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं ना जब आपको इतनी समझ हो कि हाँ अरे नहीं ये क्या। आपने कभी पेरेंट्स को देखा है अपने बच्चों पे चिल्लाते हुए? आपको वो इंसिडेंस याद होगा। तो पेरेंट्स जब चिल्लाते हैं अपने बच्चों पर, बहुत बुरी तरह से डांटते हैं, वो उस समय आपको लगता है वो होश में है, उसमें में नहीं होते वो उस समय होश में, अपने टोटल कंट्रोल में होते हैं, नहीं होते वो। तो होश में होना तो एक बहुत पूरा जीवन लग जाता है। इस पता नहीं कितने जीवन की साधना होगी कि आप होश पूर्वक बात कर रहे हैं, होश पूर्वक अपना एक स्टेप उठा रहे हैं, होश पूर्वक काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा मतलब एक मुझे लगता है ये सिद्धि है एक, होश में जीना।
मैम फूड की का भी जैसे एक चैप्टर है, खाना बाहर से मंगवा लो ना, तो फूड का क्या मतलब एनर्जी साइंस है अ, खाने के ऊपर, क्योंकि काफ़ी जगह रेफरेंसेस आते हैं, पत्री जी के भी और शास्त्री जी की जो है वाइफ वसंता मैम जो हैं शायद, उनका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेफरेंस है, गूगल स्टोरी है। तो कैसे फूड का क्या एनर्जी साइंस है कि ठीक है वेज खाना है, ठीक है वो हमारी चॉइस है, वेज खा लेंगे, कहीं से भी आ जाएगा, बाहर से आ जाएगा, कोई भी बनाए, नहीं वहाँ पे हम होशपूर्वक कैसे, वहाँ माइंडफुल कैसे हो सकते हैं? देखिए, मतलब जो आपका खाना जो आप खा रहे हैं वो आपका अन्नमय कोश बनाता है, लेकिन साथ में वो किस भाव से बना है वो आपका इमोशनल बॉडी को बनाता है। तो आप ये इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने ये एक्सपेरिमेंट करी है कि उसमें क्या हुआ कि 2 ग्रुप्स ऑफ रैट्स बनाए गए। एक ग्रुप को ऐसे गंदा तला हुआ खाना दे रहे हैं, दोनों ग्रुप ऑफ रैट्स को। एक के आगे फेंक देते हैं खाना, और जो दूसरा ग्रुप ऑफ रैट्स है उसके आगे भी फेंकते हैं। खाना वो सेम टाइप का ही ऑलमोस्ट, अच्छा नरिशिंग खाना नहीं है। लेकिन क्या आप पाते हैं एंड में कि एक ग्रुप ऑफ रैट्स जो थे वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक थे, उनको बीमार हो जाना चाहिए था, वो नहीं, वो ठीक ठाक थे। बड़े हैरान हुए कि ये चूहे कैसे ठीक हैं। तो उन्होंने क्या पाया कि उन चूहों को जो खाना डालता था वो पहले उनको प्यार करता था, उनको सहलाता था, जैसे आप किसी बेबी को या डॉग को पेट करते हो ना पहले कि आओ आओ खाना खा लो, तो ऐसे वो पहले उन चूहों को सहलाता था, प्यार से उनके आगे खाना डालता था, स्माइल करता था। और वो जो खाने का गंदा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था वो भी नहीं पड़ा उनके पर, पड़ा पर बहुत कम पड़ा। तो आप बताइए क्या डिफरेंस था? द डिफरेंस वॉज इन द भाव। आप किस भाव से कोई भी काम करते हैं, और ये भाव भी एक साइंस है मुझे तो लगता है। द वे यू लव, द वे यू मेक लव, द वे यू कुक, द वे यू राइट, द वे यू स्पीक, दीज आर ऑल एक्ट्स ऑफ लव। ये सब आपके प्यार की ही एक्सप्रेशंस हैं। अगर हम इसको समझे तो एक ही साइंस है कि आप कोई किसी चीज़ को कितने भाव से करते हैं, कितने सुंदर भाव से करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी आता है साधु भूखा भाव का। तो ये आज आप समझेंगे इस बात को, तो भाव एक ज़बरदस्त साइंस है कि आप किस भाव से कोई काम को कर रहे हैं, तो वो एक गिफ्ट हो जाता है यूनिवर्स के लिए। आप जैसे बोल रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं, जैसे आप खाना बना रहे हैं, दिस ऑल बिकम गिफ्ट्स टू द यूनिवर्स। तो और यूनिवर्स भी क्या है, आप ही का एक्सटेंशन है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा आपका पिंड है, शरीर है, वैसा ही ब्रह्मांड है। तो माने ये सब रिफ्लेक्शन है, एक दूसरे की रिफ्लेक्शंस, काउंटर रिफ्लेक्शंस हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि भाव का बहुत खाने में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है। तो ये एक स्टोरी मैंने इसमें मेंशन भी की है कि श्री कृष्ण जाते हैं तो दुर्योधन उनको खाना ऑफर करता है, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। इतने बड़े राजमहल, इतनी सारी दास दासियाँ, इतने 56 भोग छोड़कर वो विदुर के पास जाते हैं, और विदुर को तो नहीं मालूम ना कि आने वाले हैं। तो उनके ही अपने घर में जो शाक सब्जी उगती थी वो उनकी वाइफ उनको बना कर देती है। क्यों? श्री कृष्ण हमें क्या बताना चाहते हैं इस एपिसोड के थ्रू? कि कोई किस भाव से आपको बुला रहा है खाने पर, आप किस भाव से खाना खा रहे हैं, किसका भाव से खाना बना रहे हैं। तो आप सारे वो राजपाट छोड़कर भी आप एक सिंपल सादा खाना खाने जाते हैं, क्योंकि वो प्यार से बना हुआ है, सुंदर भाव से बना हुआ है। तो भावों की बहुत महिमा है जी। आजकल बहुत कल्चर है कि लेट्स ईट आउट, बाहर चलते हैं खाने, ऑर्डर कर लेते हैं, फिर ऑर्डर कर लेते हैं, क्लाउड किचन्स हो गई। ठीक है, देखिए आने वाले समय में तो मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि फ्यूचर में तो लोगों को एक बटन प्रेस करेंगे और खाना आ जाएगा। वो हो भी रहे हैं, ऐसे रोबोट्स भी आ रहे हैं जो खाने को प्रिपेयर करते हैं। वो सब ठीक है, हो सकता है वो समय, लेकिन हम एक ट्रांजिशन पीरियड में हैं। हम अभी ना यहाँ हैं और ना पूरे तरह से हम वहाँ हैं। तो यहाँ पर हम भावों को अपने यूज़ कर सकते हैं। एक समय आएगा शायद कोई कुक नहीं करेगा, या शायद सभी कुक करेंगे खुशी खुशी, शायद समय आएंगे ऐसे। लेकिन अभी जिस हम समय में, हमको ये समझना होगा कि बहुत प्यार से खाना बनाएं, सबको प्यार से खाना खिलाएं। ये एक आपको सेवा को मौका दे रहा है यूनिवर्स।
ये एक गिफ्ट है आपके लिए। तो जो हमारी किरदार है उसको खाना बनाने से, रश्मि को खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था, नफरत थी उसको। कौन किचन में देर खड़ा रहे, पसीना पसीना होता रहे, शक्ल और ख़राब हो जाती है। तो वो उस सोच को बदलना, क्योंकि हमको साइंस नहीं मालूम, खाने का विज्ञान नहीं मालूम कि वही खाना, वो जो आप एप्पल खा रहे हैं, जो आप रोटी खा रहे हैं, जो आप सब्जी खा रहे हैं, वो आपका शरीर बना रहा है, दैट्स मेकिंग योर बॉडी। तो ये समझना आज की डेट में मुझे लगता है बहुत 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 ज़रूरी है। अन्नमय कोश, इमोशनल बॉडी। तो आमतौर पे बॉडी सुनते ही सब फिजिकल बॉडी हाँ, ही, सिर्फ फिजिकल बॉडी के बारे में सोचते हैं। तो इसका मतलब जो लेयर कहीं ना कहीं दूसरी बॉडीज़ भी होती हैं। सुना है एस्ट्रल बॉडीज़, इमोशनल बॉडी, अन्नमय कोश आपने जिक्र किया। आयुर्वेद के उसमें पंच कोश है, बट न्यू एज मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में 7 काइंड ऑफ बॉडीज़ बताए हुए हैं। तो ये आप बता सकते हैं? ये विज्ञान है, पंचकोश का विज्ञान है। जैसे हमारे पुराने शास्त्रों में आता था कि आपके पंचकोश हैं, आपके अन्नमय कोश तो आपका विजिबल है, फिर साथ में आपकी एथेरिक बॉडी हो जाती है। इस तरह से आपके 7 लेयर्स हैं, लेकिन जो 6 और 7 होती है वो कॉमन होती है सब में। जो निर्वाणमय कोश है, जो आनंदमय कोश है, वो सबकी कॉमन है बॉडी। देखिए, जब आप खाना बना रहे हैं और आप उसका विज्ञान भी समझ रहे हैं, तो आप सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी को नरिश नहीं करें, मैंने अन्नमय कोश को नहीं करें, आपने सुंदर भाव से बनाया, आपकी इमोशनल बॉडी भी नरिश हो गई, और आपने उसके विज्ञान को समझकर बनाया, आपकी मेंटल बॉडी भी नरिश हो गई। तो कई बॉडीज़ को फूड एक साथ एड्रेस कर रहा है, तो इनको हमको समझना होगा। इस फूड की साइंस, विज्ञान को हमें समझना होगा। बहुत गहरी साइंस है ये। गॉट इट। जैसे मेडिकल साइंस में आजकल सिर्फ और सिर्फ आम तौर पे जो डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं, वो सिर्फ डाइट स्लीप एक्सरसाइज यही चल रहा होता है। बट डाइट सिर्फ फिजिकल बॉडी वाली नहीं, मेंटल डाइट, इमोशनल डाइट भी होती है। गॉट तो इट। सारी बॉडीज़ को आपको नरिश करना है। एक ही आपका शरीर नहीं है, दिखता एक है, मज़े की बात ये है, लेकिन होते कई शरीर हैं। मैम, आपकी बुक राइटिंग जर्नी के अलावा बुक रीडिंग जर्नी की अगर बात करें, तो क्योंकि आप एक प्रोफेसर हैं, तो आपने स्वाध्याय भी बहुत किया है, तो ऐसी किताबें जो कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट रही हैं, या आपकी फेवरेट किताबें कौन कौन सी हैं? देखिए, किताबों का और मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। मैं छुप छुप के किताबें पढ़ती थी, मुझे इतना ज़्यादा मैडनेस थी किताबों को लेकर। तो पर जैसे कि आप सब पेरेंट्स अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सेम मेरी भी स्टोरी थी। तो पर मैं अपनी मेडिकल किताबों में अपनी दूसरी किताबें रख के पढ़ती थी, मुझे इतना शौक था पढ़ने का। और लोगों को लगता भी था कि अरे इतना इतना नाटक, पर वो नहीं था, वो एक्चुअली मेरा पैशन था पढ़ने का। तो मुझे स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मुझे जो पहली किताब मेरी आंखों के सामने आई, खुद ब खुद किताबें आ रही थी। मतलब मैं कहीं किसी लाइब्रेरी में जाकर ऐसे नहीं देख रही थी, खुद ब खुद कहीं ना कहीं नाम आ जाएगा और मेरे दिमाग में घूमता रहेगा कि वो कौन सा नाम था, कौन सा टाइटल था। तो वो पहली किताब जिसने मेरे दिमाग की खिड़की दरवाज़ों को खोला, वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जिसको कि योगी कथामृत भी कहते हैं हम। तो वहाँ पर एक नया आयाम खुल गए थे कई, कि ऐसा भी होता है। वो ऐसी किताब थी। उस टाइम पर मैं बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी। जो घर में नॉर्मल आपके घर में पूजा पाठ होता है, आप जोत जलाते हैं, बड़ा मैं कर लेती थी बिकॉज वो करने ही होते थे, बट मैं कभी उनके पे बिग नहीं थी। सो वो सब कर लिया। तो जब योगी कथामृत आई मेरी लाइफ में, तो वो एक टर्निंग पॉइंट बनी। और मतलब उसको मैं, उस किताब को मैं नीचे नहीं रख पा रही थी, वो इतनी मुझे पावरफुल किताब लग रही थी। और महाअवतार बाबा जी का उसमें मेंशन आता है, हमने तो नाम भी नहीं सुने थे। परमानंद योगानंद जी का तो नाम सुना था, लेकिन महाअवतार बाबा जी भी हैं, इतने सारे गुरु हैं होते हैं, नहीं मालूम था ये सब। तो हमको तो गुरु की यही डेफिनेशन मालूम थी, ढकोसला करते हैं, बैठ जाते हैं और आप उनको सर्व करते रहो, आप उनको पंखा चलते रहो, यही सब हमको समझ थी। मीडिया इमेज यही हाँ है। हाँ। तो मतलब मेरी कोई बहुत फेवरेबल इमेज नहीं थी, लेकिन ये किताब पढ़ के तो मुझे लगा कि अच्छा, ये भी होता है क्या। तो मतलब कोई एक, जब योगानंद जी अपने गुरु से पहली बार मिलते हैं तो उनको बोलते हैं क्राइस्ट लाइक गुरु, क्राइस्ट के जैसे, जिनकी तरफ मैं एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रहा था।
आप सोचिए कितनी पावरफुल इमेज है एक गुरु की। इस किताब ने कहीं ना कहीं मायनों में गुरु की इमेज को भी रीडिफाइन किया है। गुरु हमेशा से, मतलब हम जैसे भी हमने उनको देखा समझाओ, लेकिन हमेशा से वो जिसको हम सही मायने में गुरु बोलते हैं वो हमेशा से थे, लेकिन उनको प्रेजेंट नहीं किया जाता वैसे। तो योगानंदा जी ने उनको प्रेजेंट किया जैसे वो हैं। जैसे उन्होंने अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी जी को, जिनके भी कुछ दिन पहले जयंती भी थी, तो उन्होंने प्रेजेंट किया इस तरह कि एक माँ की तरह प्यार करते थे और एक पिता की तरह स्टर्न भी हो जाते थे, मतलब दोनों क्वालिटीज़। और यही हम बात करते हैं कि जिसका डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो अपने अंदर दोनों को बैलेंस कर ले, तो वो एनलाइटेंड हो जाता है, वो तो एक बुद्ध के मार्ग पर चल रहा होता है। तो ये मुझे लगता है गुरु की डेफिनेशन, ये पहली किताब थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। बस यहाँ से तो कोई रुकना ही नहीं था, उसके बाद तो एक के बाद एक ऐसे लगा था कि किताबें आती जा रही थी, क्योंकि जब आप रेडी हैं, व्हेन द सीकर इज़ रेडी द गुरु अपीयर्स, तो आपकी किताबें भी आपकी गुरु हैं। और देखिए मज़े की बात है कि गुरु कोई, हम इंसान को समझते हैं एक पर्सन जो आपके सामने हो, लेकिन गुरु तो एक ऊर्जा है, और वो किसी भी फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं, एक किताब के फॉर्म में, एक दोहे के फॉर्म में, एक श्लोक के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये पहली किताब थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। और दूसरी किताब जो मुझे बहुत पढ़ के अच्छी लगी, वो थी योर सोल्स गिफ्ट और योर सोल्स प्लान, रॉबर्ट शॉर्ट्स। हाँ, रॉबर्ट शॉर्ट्स की। तो कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आता ना, आपकी भी फैमिली में कई लोग होंगे, चाहे आपके साथ पर्सनली ना हो, लेकिन आप देखोगे कई लोगों की इतनी तकलीफ़ क्यों है। अच्छे अच्छे खासे तो लोग हैं, कभी किसी से गलत तरीके से बात भी नहीं की, इनके साथ क्यों हो रहा है ऐसा। कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में उस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो ये किताब आपको बताती है कि नहीं, कहीं ना कहीं आपका भी इसमें कोई रोल रहा है। ये ऐसे ही नहीं है, आर्बिट्ररी नहीं है। आपकी लाइफ में इतने सुंदर लोग हैं, लेकिन उनके साथ इतना गलत हो रहा है, उनकी मैरिज इतनी गलत चल रही है, उनको इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, पर वो लोग इतने अच्छे हैं, तो आपको लगता है कि कहाँ कहाँ का जस्टिस है। तो हमको ये जो क्वेश्चन होता है ना कि नहीं, यहाँ पे कोई जस्टिस नहीं है, कोई जस्टिस नहीं होता, तो ये रॉबर्ट शॉर्ट्स मुझे लगता है इस बात को ज़बरदस्त एड्रेस करते हैं कि क्यों आपका मिसकैरेज हो रहा है, क्यों आपका बार बार लव रिलेशनशिप टूट रहा है, क्यों आपको किसी को कैंसर हुआ है, क्यों किसी को एड्स हुआ है। तो मैंने वो क्यों जो हमारे दिमाग में रहता है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, वो वहाँ पे इस बुक ने बहुत ज़बरदस्त मतलब प्रभाव डाला है कि क्यों, वाई मी। सबके दिमाग में आती है ये बात, वाई मी। देखिए आप ध्यान में आते हैं तो खुद ब खुद आपको जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी किताबों के ज़रिए भी। तो ये किताब वो किताब है जो आपको जवाब देती है इस क्यों का, वाई मी। मैम, रॉबर्ट शॉर्ट्स और क्योंकि योर सोल्स प्लान योर सोल्स गिफ्ट का जिक्र हो रहा है, तो एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे लॉ ऑफ चॉइस की जब हम बात कर रहे थे, हमने सब चुना है। आज हम समाज में देखते हैं लोग जो हैं काफ़ी पीड़ा में होते हैं। कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा है, जनरेशनल अज्यूमिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा है। कोई विमेन सिक्योरिटी की बात करें तो विमेन को यूजुअली विमेन से कि हमें हमारी चॉइस एक्सरसाइज करने का की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती सोसाइटी में, तो सेफ़ नहीं है। इतने हीनियस क्राइम्स होते हैं, से रेप्स हो गए, या तो मेरे को निर्भया, मैं एकदम एक्सेप्शनल केस उठा रहा हूँ, निर्भया, तो उसके बाद जो हुआ वो सोल क्यों चूज़ करेगी कि चलो मैं ना, ये मेरा लाइफ का डिज़ाइन है और उसमें मैं ये, या फिर क्या कर्मा था, क्या उस सोल ने, मतलब ये एक ऐसा काफ़ी ऐसे प्रश्नों में उलझ जाता हूँ जब मैं रॉबर्ट शॉर्ट्स काइंड ऑफ विजडम, इसके ऊपर आप कैन यू प्लीज़ एनलाइटन। ये बात मेरे दिमाग में उस ईयर से है जब से निर्भया केस हुआ था, कि इतनी बुरी मौत, इतना बुरा किसी कोई क्यों, मतलब क्यों हुआ इसके साथ, क्यों इसके इतने खराब कर्म थे क्या, ये आपके मन में आता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि कर्म सिद्धांत एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। किस जन्म में आपने क्या किया और वो किस फॉर्म में आपको वापस मिलेगा आप नहीं जानते। लेकिन इसी के साथ साथ रॉबर्ट शॉर्ट्स हमको ये भी बताते हैं कि कुछ सोल्स जो होते हैं वो लाइट वर्कर सोल्स होती हैं।
तो वो एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ ठीक है, ये मैं मेरे साथ होगा, और इससे बहुत लोगों की चेतना जागेगी, एक पूरी सोसाइटी की चेतना जागी कि यार इतना गलत तो ये किसी के साथ कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि जो रेपिस्ट थे उसके ऊपर भी हम मतलब वो उनसे सभी, मैंने ऐसा सुना, मैं नहीं जानती पर्सनली, बट मैंने ऐसा सुना कि जो बाकी जेल के इनमेट्स थे वो उनको नफरत भरी निगाहों से देखते थे कि ये तो बहुत ही गंदे घटिया किस्म के लोग हैं। तो आप सोचिए कि एक पूरी समाज की चेतना, और वो जो लड़की थी उसको लास्ट में दूसरी कंट्री में लेके गए थे, लेकिन वो बच नहीं पाई वहाँ पर भी डॉक्टर्स शॉक थे। सच काइंड ऑफ अ क्राइम, सच काइंड ऑफ अ रेप। सो मतलब कि चेतना, जैसे आपकी चेतना मतलब एकदम से इट अवेकन्स कि माय गुडनेस, तो हाँ, ये तो अति हो गई। तो कहीं ना कहीं तो उनके सोल प्लान में ये बात रही होगी कि इतनी सफरिंग को झेला कई लोगों की चेतना को जगाने के लिए, ऐसा मेरी समझ है। काफ़ी मैं क्वेश्चन करने से पहले सोच रहा था कि ये कुतर्क की श्रेणी में ना चला जाए ये क्वेश्चन, बट आपके आंसर से काफ़ी अच्छा आंसर दिया आपने कि वो विक्टिम नहीं थी, उन्होंने सेक्रीफाइस दिया है जिससे सोसाइटी की कॉन्शियसनेस जो है वो अपलिफ्ट होके एक ग्रोथ उसमें। बिल्कुल। देखिए कई लोग इकट्ठे हुए उनके जस्टिस फॉर निर्भया करके, कई लेडीज़ ने कैंडल मार्चेस निकाली थी, तो सोसाइटी की कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई थी कि ये तो एक अति हो गई क्राइम्स की। तो चाहे वो उनका कर्मा था या चाहे वो उनका सोल प्लान था, उसका कई लोगों पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट रहा। रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट या 1 दशक से ज़्यादा हो चुका है। हम अगर बिल्कुल, बात हम कर आज रहे भी हैं बात कर रहे हैं। उस उदाहरण को लेके अगर बात कर रहे हैं तो ज़रूर उस इम्पैक्ट तो है मैम। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट्स हैं रश्मि और सुनील, बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, इवन आफ्टर बीइंग इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो ये क्या सीन है, मतलब क्या स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी ये नहीं है कि लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चैलेंजेस आते हैं? इसमें जो हमारे दो मुख्य किरदार हैं रश्मि और उनके हस्बैंड सुनील, तो ध्यान में तो आ गए। ध्यान में आकर ये हम सभी को ये गलतफहमी होती है कि अब तो मैजिक वॉन्ड हमारे हाथ में आ गई, अब तो सब सुंदर होगा। सुंदर तो होता है, लेकिन आपके द्वारा, आपकी सोच के द्वारा, आपके पर्सपेक्टिव बदलने के द्वारा। तो ध्यान में आप आए हैं, लेकिन साथ में इसीलिए स्वाध्याय को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि अपना अध्ययन करो, किताबों का तो अध्ययन करो ही, अपना भी अध्ययन करो कि हम कहाँ पे हम किसी पैटर्न में फंसे हुए हैं। ये सब कार्मिक भी है, आप पैटर्न्स में फंसे हुए आते हैं और आप उन पैटर्न्स को प्ले करने देते हैं। ये आपकी टेंडेंसी है। आप अपने बच्चे को देखें, आप उसको बोलना शुरू कर दें, कुछ नहीं करेगा, किसी काम का नहीं है, तो कुछ कर ही नहीं सकता। आप अपना पैटर्न प्ले करें, वो बच्चा साथ में अपना पैटर्न प्ले करे, आपकी नेगेटिव बातों से हिप्नोटाइज होकर। तो ये पैटर्न्स प्ले कर रहे हैं हम सिर्फ ध्यान करें, पैटर्न्स को ना समझें और उनके प्रति जागरूक ना हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कमी रह गई। इसीलिए 33% आपके ध्यान को दिया गया, 33% स्वाध्याय को भी दिया गया और 34% सज्जन सांगत्य को दिया गया कि आप ऐसे लोगों के बीच में उठिए बैठिए जो आपका सोच के दायरों को ही मायना ही बदल दे आपकी सोच का। तो ये जो आपने किरदार देखा यहाँ पे रश्मि और सुनील, तो हालांकि दे आर अ कपल वेरी मच इन लव, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ही कि मेरा हम रूड हो जाते हैं, हम रोकते हैं, हम किसी की फ्रीडम को रिस्पेक्ट नहीं करते। हस्बैंड वाइफ में भी चाहे कपल का केमिस्ट्री ठीक ठाक हो, बट कहीं ना कहीं वुमन की फ्रीडम को दबाया जाता है, तो वो चॉइसेस उसके पास थोड़ी कम रहती हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में हमको ये समझना होगा कि इट इज़ अबाउट गिविंग स्पेस टू द अदर। आप किसी के मालिक नहीं हैं, ना अपने बच्चों के, ना अपने पार्टनर के। इतना छोटा सा फ़लसफ़ा है, लेकिन आप इसको ट्राई करके देखिए कि आप किसी बार अपनी मत चलाइए। वो इतना मुश्किल होगा इतना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है वैसे। इट इज़ अ मैटर ऑफ हैबिट। तो आप रिलेशनशिप में एक दूसरे को इज्जत दें, आप एक दूसरे की कंसेंट
एक फिजिकल रिलेशनशिप में आप एक फीमेल पार्टनर की कंसेंट भी नहीं ली जाती, क्योंकि ये तो गिवन है कि एक आप फिजिकली सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन आप कंसेंट यहाँ पे, वो जो मैं आपको बोल रही थी, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे भाव का पूरा मैटर है। तो आप अपने भाव हर चीज़ में लाइए, आप उस रिलेशनशिप को भी बहुत खूबसूरती से आप निर्वाह कर पाएंगे उसका। तो आप किसी को ध्यान ना करने के लिए आप कैसे रोक सकते हैं किसी के लाइफ पाथ को? आप कैसे, आप होते कौन है? आप यहाँ पर हम जो लोग एक साथ हैं, ओशो उसको बड़ी ब्यूटीफुली बोलते हैं नदी नाव संयोग। नदी पर गए, नाव खड़ी थी, बैठ गए। कुछ इसी तरह ओशो कहते हैं आपके रिश्ते भी हैं एक दूसरे के साथ। तो इसमें आप अपने आप को मालिक समझने लगे। तो ये नदी नाव संयोग को याद रखें और आप एक दूसरे को स्पेस दें। रिस्पेक्ट, शेयरिंग, ये कुछ ग्राउंड वर्क है जो आपको एक रिश्ते में करने पड़ते हैं। आपको कोई 1000 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में, मैंने ऐसा नोटिस किया कि ऐसे कई मेन होते हैं जो कि जिनके ऊपर अपनी बहुत सारी मासियों और बुआओं का इन्फ्लुएंस होता है। मैंने समहाउ नोटिस किया दैट दे बिकम वेरी ब्यूटीफुल मेन, क्योंकि उनको इतने प्यार से उनकी अपब्रिंगिंग हुई, उन्होंने ये सीखा, शेयरिंग केम नेचुरली टू देम, गिविंग केम नेचुरली, जो विमेन की क्वालिटीज़ होती हैं वो उनमें आनी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं आप एक जब विमेन, व्हेन यू आर ब्रॉट अप इन द लव ऑफ अ लॉट ऑफ विमेन अलॉन्ग विद द मैन ऑल्सो, तो आपकी पर्सनालिटी कुछ अलग ही निखर कर आती है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो इम्बैलेंस है वो आपके अंदर नहीं रह जाता, फिर आप उससे ऊपर उठ जाते हैं थोड़े से। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक वुमन का जो लव है वो बड़ा एम्पावरिंग होता है। मैन कैन ऑल्सो गिव यू लव, बट उस लव का फ्लेवर अलग है। एंड द लव दैट अ वुमन गिव्स यू, उसका फ्लेवर अलग है। तो ये जो मैन वुमेन की रिलेशनशिप है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि हम एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तल पर। क्या आप सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से एक दूसरे के करीब आए, या कहीं आप इमोशनली आए एक दूसरे के करीब, या कहीं ना कहीं आपकी मानसिक तरंगे में मिलती हैं। तो आप किस लेवल पर आप उस रिलेशन को लेकर जाते हैं। तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि उसी लेवल पर आप कंसेप्शन भी होता है। जो हम कंसीव भी करते हैं वो इसके भी लेवल्स हैं। आप फिज़िकल कंसेप्शन कर रहे हैं सिर्फ, आप इमोशनल कंसेप्शन कर रहे हैं, आप मेंटल कंसेप्शन कर रहे हैं। तो इसकी बात हम फिर कभी करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम कभी ना कभी इसको लेकर आएंगे। मैम, बुक में रश्मि जो है प्रोटैगनिस्ट, उसका पैर टूटता है जब वो अपने बेटे के साथ अकेले ट्रैवल करने गई हुई होती है करताल, एक इवेंट में। उस इवेंट में जाने के लिए उसने काफ़ी पुश किया होता है, फैमिली में मनाया होता है, और काफ़ी चैलेंजेस को पार करके वहाँ जाती है। इतना एडमेंट होती है, इतना ज़िद पे होती है, भाई जाना है मेरे को। मुझे ये क्वेश्चन आया कि क्यों ही जाना है। ठीक है, थोड़ा कह सकते हैं सामूहिक चेतना का अनुभव करने के लिए इतने लाखों लोग ध्यान कर रहे होंगे करताल में, उसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्यों उसको, ठीक है अपने घर में बैठ के नॉर्मली कर लो, चलो पिरामिड सेंटर्स चले जाओ आसपास, लाखों लोगों के साथ ध्यान करने का, वो ग्रुप कॉन्शियसनेस का क्या इम्पैक्ट होता है? पूरा खेल ही ग्रुप कॉन्शियसनेस का है। आप सोचिए कि आप अकेले खाना बना रहे हो और आप सोचिए कि 10,000 लोग मिलकर खाना बना रहे हो, तो आप कितने लोगों को सर्व कर पाएंगे ना। तो वही पूरा खेल ही ऊर्जा विज्ञान का है कि पूरा ग्रुप जब बैठकर ध्यान करता है तो एक ऊर्जा का वॉर्टेक्स बन जाता है। जैसे आपने वो क्या बोलते हैं वॉर्टेक्स को हिंदी में, मैं भूल रही हूँ, ऐसे जो पानी के अंदर बन जाता है वॉर्टेक्स, टॉर्नेडो जैसा। हाँ, तो ये एक वॉर्टेक्स बन जाता है हाई एनर्जी का, और ये एनर्जी में आपके हायर बीइंग्स भी आ सकते हैं। धरती की ऊर्जा भारी ऊर्जा थी, तो हायर बीइंग्स के आने के लिए आप उस एनर्जी को वॉर्टेक्स तैयार करते हैं आप अपने ध्यान के जरिए, तो उसमें वो एंटर कर सकते हैं। इसीलिए आप हायर बीइंग्स आ सकते हैं यहाँ पर। तो ध्यान महाचक्रम जो है वो तो एक, मतलब ऐसा मैंने महसूस किया, हड्डियों के साथ काफ़ी हो रहा है, तो मैंने काफ़ी फ्रैक्चर्स हो चुके हैं, पर ये पहली बार था कि मुझे
मैं तकलीफ़ में नहीं थी। मतलब हाँ, मेरा पैर टूटा था, हाँ, मैं चल नहीं पाई थी ढंग से। ऑफ़ कोर्स मुझे बहुत मदद की ज़रूरत थी, पर जैसे आपको प्लास्टर भी नहीं हुआ, वो सब लूज़ है और आप फिर भी तकलीफ़ में नहीं हो। तो ये कैसे हो गया ना? मतलब ये तो मुझे एक मेडिकल मिरेकल टाइप लगता है कि आप इतना सब होने के बावजूद भी आप फिर भी ध्यान करने जा रहे हो, फिर भी आप अन्नदान के लिए ऑल द वे जा रहे हो। तो ये कैसे हो गया ना? ये हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? आपका लॉजिकल माइंड कहेगा। मैंने पहले जब मेरी शोल्डर टूटा टूटा था, तो मेरा मतलब डॉक्टर ने 1 सेकंड के लिए मुझे छोड़ा था मेरे हाथ को और मैं चिल्ला पड़ी थी, कितनी तकलीफ़ थी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी वो क्रेप बैंडेज बांध के घूम रही हूँ और रश्मि घूम रही है। तो ये मतलब ये एक मैजिकल मतलब एक्सपीरियंस था पिरामिड की ऊर्जा का। और इतने ग्रुप कॉन्शियसनेस है कि आप ग्रुप में बैठकर एनर्जी करते हैं, आपकी कितनी ज़बरदस्त हीलिंग हो सकती है। तो ये हीलिंग के लिए मुझे लगता है नई पॉसिबिलिटीज़ को खोलता है। इतने सारे लोग इकट्ठे मिलकर ध्यान करते हैं, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये भी मुझे लगता है एक रिसर्च का विषय है कि आप ये फाइंड आउट करें कि आप किसी का क्या क्या था और क्या हो गया, बिफोर एंड आफ्टर टाइप्स जैसे हम दिखाते हैं। तो मुझे लगता है हीलिंग की संभावनाओं को भी हमें कभी आने वाले समय में कोई ना कोई इस पर भी कोई किताब लिखेगा कि कितनी ग्रुप कॉन्शियसनेस में आपकी कितनी हीलिंग की पॉसिबिलिटीज़ खुल जाती हैं। हम जैसे आपने अभी कहा भी स्लिप ऑफ टंग में कि आपका पैर टूटा या रश्मि का पैर टूटा, जी तो कहीं ना कहीं ये बुक जैसा बुक की सबलाइन भी कहती है कि सत्य घटनाओं पर आधारित, सत्य घटनाओं पर आधारित उपन्यास। तो उपन्यास तो आमतौर पर काल्पनिक होता है, पर सत्य घटनाओं पर आधारित है ये। तो इसमें आपकी लाइफ से है और ऐसा भी कुछ है जो आपकी लाइफ से नहीं है? देखिए, ये कल्पना है या ये हकीकत है, ये उपन्यास है या फसाना है, ये बहुत थिन लाइन होती है। कभी कभी ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, ये वही किताब है कि ये सच भी है और ये फिक्शन। आप फिक्शन देखिए, फिक्शन क्या है? पूरी जीवन तो एक कहानी है आपकी, ज़िंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो ये वही है। तो ज़िंदगी की कहानी है। हाँ, मेरी लाइफ के ही अंशों को इसमें मैंने नाटकीय रूप में उठाया है, क्योंकि नाटक और कहानी हम सबको अच्छी लगती है। तो मैंने इसको, हाँ, ये कहीं ना कहीं मेरी कहानी है। और विजडम वही होती है, विजडम वही होती है जो आपने खुद जियो। आप सिर्फ बात करें, वो विजडम नहीं होती। वो आपको हो सकता है थोड़ा नॉलेज हो, बट दैट्स नॉट विजडम। विजडम आप जीते हैं और तभी वो, यस, तभी वो आपके भीतर से निकलती है, और जो आपके दिल से निकलती है वो दूसरे व्यक्ति के दिल तक जाती है। नॉलेज आपके कान तक रुक जाती है, इट गोज टू योर ईयर। ये रूमी का एक कोट है कि आप जो बोलेंगे वो आपके दिल से आ रहा है तो वो सामने वाले के दिल तक जाएगा, और अगर वो दिल से नहीं आ रहा तो वो सिर्फ कान तक पहुंचेगा। देखिए कितने विज्ञान है मुझे तो लगता है कोई अंत ही नहीं है कितनी आप लर्निंग कर सकते हैं इसका। सो यस, ये किताब मुझे बड़ी प्यारी है। इनफैक्ट मैं इंग्लिश में मेरी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, लेकिन जब मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया तो मुझे लगा ये तो इंग्लिश से ज़्यादा सुंदर बन के आई। पता नहीं क्यों, ये मैं इसका कारण नहीं जानती, लेकिन वाकई ऐसा मुझे लगा कि हम सबको, मतलब जिसकी, देखिए, जो किताब जिसकी लाइफ में आनी होती है वो आती है। तो जिसकी लाइफ में ये किताब आएगी वो कहीं ना कहीं उसको छू कर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, जानना भी है। मैम, जिस पे सब लोग समझते हैं कि कहानी ख़त्म हो गई, पर पीएसएसएम का मानना है कि वो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। ना कहानी शुरू होती है ना ख़त्म होती है, अनंत से आई कहानी अनंत तक चलती है। डेथ, तो डेथ पे जो है काफ़ी डिफरेंट, क्वाइट वाइब्रेंट पर्सपेक्टिव है पीएसएसएम का। ज़बरदस्त। तो इसको थोड़ा आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं या एनलाइटन कर सकते हैं इस पे हमको? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? तो टेक भी, जैसे आप पूरी ज़िंदगी जैसे बदली है, वैसे ही डेथ पर्सपेक्टिव भी बदला है। तो आज तो ये है कि पिक्चर तो वो होते हैं ना, आप बोल रहे हैं कि पिक्चर के अंश है। मुझे लगता है पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। तो हमको जो एंड लग रहा है दैट इज़ ओनली अनदर बिगिनिंग ऑफ अनदर चैप्टर।
मैंने कहना आसान है वो, इट्स आपके ऊपर बीतती है तो लोग कहते हैं कि अभी बोलना बड़ा आसान है, आपको अभी लग रहा है बहुत आसान, लेकिन हमारे तो ये सामने लाइव एग्जांपल्स रहे हैं कि डेथ क्या है, आप डेथ को कैसे एम्ब्रेस करते हैं। डेथ आनी तो सभी को है, कौन उससे बचेगा डेथ से। तो बट उसको आप सेलिब्रेट भी कर सकते हैं कि मैंने यहीं आकर सीखा है, यहीं आकर मैंने देखा है। क्योंकि मुझे याद है जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, तो मेरी बुआ जो आगरा में रहती थी वो आगरा से आई। तो आगरा से आई तो उनके आने पर जो रोना चिल्लाना शुरू हुआ, तो वो तो मतलब मुझे आज तक याद है, मैं छोटी थी उस समय बहुत। तो एक डीप इम्प्रेशन था मेरे माइंड में कि ये होती है डेथ। एवरीबडी क्राइज लाइक मैड, कभी कभी कुछ लोग अपने आप को हिट भी करने लग जाते हैं। तो ये है डेथ, ये मेरी समझ थी। मेरी भी बचपन में ऐसी समझ डेवलप हुई है। हाँ हाँ, लेकिन मेरा सौभाग्य, देखिए हमारे जो गुरु होते हैं ना, वो आपको हर क्षण कुछ ना कुछ दे रहा होता है, हर क्षण। वो अपने जाने में भी आपको सिखा के जाता है कि ये होती है डेथ, दिस इज़ व्हाट डेथ इज़। तो जब सर अपने लास्ट मोमेंट्स में थे, तो मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ पर प्रेजेंट थी। तो वहाँ पर जब मैंने माहौल देखा, वो मुझे लगता है अकेली एक मैं ही थी जो रो रही थी बैठ के कि सर जा रहे हैं। मैंने सर के वहाँ पर हज़ारों लोग थे, हज़ारों की तादाद में लोग थे, मैंने किसी को आंसू पोंछते नहीं देखा। आई वॉज ओनली वन। तो ये मुझे लगा कि मतलब कि देखो, हमें मालूम है डेथ नहीं है, लेकिन तभी मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उनकी डॉटर्स की आंख से एक भी आंसू नहीं गिरा। तो ये मतलब क्योंकि आपकी कितनी कितनी गहरी समझ ने आपके अंदर जड़ें पकड़ ली होंगी। अभी मुझे भी इस बात ये मालूम है देयर इज़ नो डेथ, बट अभी उसने जड़ें नहीं पकड़ी गहरी। लेकिन वहाँ जाकर उसको एक धरती मिली जहाँ पे उसने जड़ें पकड़ी। तो वहाँ पर जाकर समझ आया कि देखो ये होती है डेथ। और साथ में जब सर की डेथ हुई, मैंने पहली बार किसी की डेथ पर डांस किया। कैन यू बिलीव इट? मतलब मेरे पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे थे और वो कहते हैं माय गॉड, लोग तो नाच रहे हैं जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो। तो मैंने कहा हाँ, ये सेलिब्रेशन ही है, ये कोई डेथ नहीं, ये सेलिब्रेशन है। तो मतलब उनके लिए भी एक बड़ा शॉकिंग था। वो तो एक मुझसे भी एक पिछली जनरेशन के हैं, तो उनके लिए इट वाज लाइक अ शॉक कि माय गॉड, पीपल आर डांसिंग। हमने डांस किया, सर चले गए। तो ये मतलब डेथ की परिभाषा बदली है सर ने, कि क्योंकि आपको पूरी पिक्चर नहीं पता, मास्टर्स को सारी पिक्चर पता है, तो अब ध्यान के जरिए आपको भी पता चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन देखिए ऐसे एक्सपीरियंसेस, ये सज्जन सांगते ये थी जिसको सर ने स्वाध्याय से भी और ध्यान से भी ज़्यादा पॉइंट्स दिए थे, 34 पॉइंट्स। तो ये है वो सज्जन सांगते जो आपकी पूरी सोच को बदल देता है। मैं बहुत उन कम लोगों में से थी जो पहले रो रहे थे, फिर हंस रहे थे, फिर उसके बाद डांस भी किया सर की डेथ पर। तो मतलब ये एक मैजिकल मोमेंट्स थे वो, जो जिसकी समझ जो है, आपकी समझ की जड़ें यहाँ पे मजबूत हो जाती हैं। और ये भी समझ आए कि चलो आंसू भी आ रहे हैं तो इवन दैट्स ओके, कुछ गलत नहीं है, बट लार्जर पर्सपेक्टिव को समझना। तो ये डेथ का बहुत ज़बरदस्त, पत्री सर की डेथ का मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो कुछ अलग ही था। मैम, हमारे व्यूअर्स के लिए बुक रिकमेंडेशंस आप जो देना चाहें कुछ। मैं तो जिस भी किताब को पढ़ती हूँ मैं उसके प्यार में पड़ जाती हूँ। एक तो परिवर्तन आपने इतने अच्छे किए हैं, परिवर्तन के सीजन्स, तो बिगिनर सीकर्स के लिए स्पेशली आप कुछ रिकमेंड करना चाहें। देखिए आपके अपने, जैसे आपका अपना टेस्ट होता है, हर किसी का, हर व्यक्ति का अपना एक टेस्ट, अपना एक एरिया होता है। तो अगर आप मैं तो कहूँगी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इज़ अ वेरी गुड स्टार्टर। साथ ही साथ अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इंटरेस्ट है तो मैनी मास्टर्स मैनी सोल्स। आप बड़े परेशान हैं अपनी फिज़िकल इल हेल्थ से, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, यू कैन हील योर लाइफ, लुई एल्हे द्वारा लिखी गई किताब। आपको दूसरे ग्रहों के बारे में जानने का है, सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में, आपको लगता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स होते हैं क्या, तो उसके लिए ब्रिंगर्स ऑफ डॉन एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। तो जो आप साइंस में इंटरेस्ट रुचि रखते हैं तो डॉसन चर्च की किताब है माइंड टू मैटर, और डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब है यू आर द प्लेसिबो।
तो जो आप जिस फील्ड में रुचि रखते हैं उसके हिसाब से आपको ये किताबें अच्छी किताबें हैं शुरू करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये किताब आप अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं और आप अपनी नॉलेज को, विजडम को एनरिच कर सकते हैं। और बल्कि जो ध्यान प्रचार करते हैं वो जो एक बहुत बड़ी फोर्स है कह सकते हैं पीएसएसएम की, उनको उनके लिए बहुत पावरफुल मटेरियल मुझे लगता है किताब पढ़ने के बाद। तो मैंने एक से ज़्यादा बार पढ़ी है किताब, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ना जो जिन लोगों को नया नया जोड़ने में, कन्विंस करने में, कन्विंस अब फोर्स भी नहीं कर सकते बिकॉज मना किया पत्री जी ने, तो वहाँ ये किताब कन्विंस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल की तरह एक्ट कर सकती है। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, ये थी काजल जी के साथ हमारी बातचीत। इस एपिसोड में हमने कवर किया फूड का साइंस, पास्ट लाइफ, कर्मा, सोल का प्लान, ग्रुप कॉन्शियसनेस और इवन डेथ जैसे गंभीर लगने वाले प्रश्न को भी हमने अपनी बातचीत में कवर किया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी पर किताब लिखी है उन्हें हम इनवाइट करें मेरी कलम पे, तो आप हमें सुझाव भेज सकते हैं अपने collaboration.pmchindi@gmail.com पर। अगर आप ये एपिसोड टेलीविज़न पे देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा, आपका प्यारा। मैं रमन अभी लेता हूँ विदा, पर मिलूँगा दोबारा किसी नए लेखक, नई किताब के साथ। करेंगे खूब सारे ज्ञान और अनुभवों की बात। देखते रहिए पीएमसी हिंदी।